हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं यादवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के चैनल पर, जहां मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स का एक और वीकली वीडियो, जहां पूरे हफ्ते भर की इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। कौन कौन से करंट अफेयर्स और कौन कौन सी घटनाएं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहिए वीडियो में। और एक और बात कि भैया वीडियो को शेयर भी कीजिए, लिंक्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनों को बताइए। जितना आप इसे शेयर करेंगे उतना ज्यादा हमारा उत्साह बढ़ेगा, उतना ज्यादा जो है आपके प्रति हमारा कनेक्शन और मजबूत होता जाएगा। तो इसे शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स डेडिकेटेड है फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन के लिए। ये दोनों चीजें एक ही जगह पर मिल रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसे जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हुरुन इंडिया जो है इसने एक इंडेक्स जारी किया है ना। ये फर्म है हुरुन इंडिया, जो कि सर्वे करती है। और हुरुन इंडिया जो है रिच लिस्ट वैसे तो जारी करती है ज्यादातर, मतलब अमीरों की सूची, लेकिन ये जो है उसने यूनिकॉर्न जो है इंडेक्स बनाया है। अब यूनिकॉर्न क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूं कि यूनिकॉर्न इंडेक्स बनाया ना, इसलिए यूनिकॉर्न बेसिकली एक प्राइवेट स्टार्टअप होता है। प्राइवेट स्टार्टअप की अगर बात की जाए, मतलब यह कि प्राइवेट कंपनी जो कोई शुरुआत करता है, ऐसी कंपनी जो कि सबसे पहली बात तो यहां पर देखिए स्टैब्लिश्ड आफ्टर ईयर 2000, ऐसी कंपनी जो सन 2000 के बाद स्टैब्लिश हुई हो, और दूसरा यह कि उसकी जो वैल्यू है ओवर $1 बिलियन हो गई हो। दो कंडीशन है कि भैया 2000 सन 2000 के बाद स्टैब्लिश हुई हो, और दूसरा कि उसकी जो वैल्यू है वैल्यूड ओवर $1 बिलियन, $1 बिलियन से ज्यादा। 1 बिलियन इक्वल टू कितना होता है, 100 करोड़। तो 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा अगर वैल्यू हो गई तो आप समझ जाइए कि भैया ये जो है वो कौन सी कंपनी बन गई है, यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है ना। तो यूनिकॉर्न मतलब दो शर्तें याद रखेंगे। पहली कि सन 2000 के बाद स्टैब्लिश हुई हो, और उसकी जो वैल्यू है, मूल्य है उस कंपनी का, वो $1 बिलियन से ऊपर चला गया हो, वो कहलाती है यूनिकॉर्न। तो भैया हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 ये कहता है कि इंडिया विल हैव 122 यूनिकॉर्न। मतलब ये कि इस पूरी न्यूज का मर्म ये है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 2 से 4 साल में 122 नई यूनिकॉर्न कंपनियां जो हैं स्टैब्लिश हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद फिर यूनिकॉर्न, फिर से मैंने आपको समझाया कि एक प्राइवेट स्टार्टअप है, $1 बिलियन से ज्यादा जो है अगर उसकी वैल्यू है तो वो यूनिकॉर्न कहलाता है, और अगर सन 2000 के बाद स्टैब्लिश हुआ हो। अच्छा, क्लासिफिकेशन भी यहां पर हुरुन इंडिया ने 3 तरह से दिया है, मतलब 3 तरह से जो है उसने कंपनीज को कैटेगराइज किया है। पहली कैटेगरी है विल बी यूनिकॉर्न, है ना। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। पहली कैटेगरी है विल बी यूनिकॉर्न, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है गैजेल्स, और तीसरी कैटेगरी है चीता। तो विल बी यूनिकॉर्न मतलब डेफिनेटली हुरुन इंडिया को लगता है कि ये कंपनी बस बन ही गई, समझो यूनिकॉर्न हो ही गई है ना। तो उसमें क्या है, सिंपल सी दो चीजें जो है वो मानी जाती है, क्या कि एक तो ये कि ये स्टैब्लिश हुई हो सन 2000 के बाद, और दूसरा ये कि ऑलमोस्ट इसका $1 बिलियन का वैल्यू जो है होने वाला है। तो ये जो है वो विल बी यूनिकॉर्न कंपनीज वाली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी है गैजेल्स। गैजेल्स वाली कैटेगरी है कंपनीज लाइकली टू बिकम यूनिकॉर्न इन नेक्स्ट 2 years, मतलब यूनिकॉर्न बनेंगी तो पर अगले 2 साल में बन पाएंगे। और चीता वो कैटेगरी दिखाई है हुरुन इंडिया ने कि जो अगले 4 वर्षों में, नेक्स्ट 4 years में जो है वो यूनिकॉर्न बन पाएगी, ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा। $1 बिलियन सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी ने अपनी लाइफ में, एक ही लाइफ में, एक ही जीवन में अगर इतना बड़ा काम कर लिया है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसलिए उन्हें यूनिकॉर्न कहा जाता है। फ्रेंड्स, आगे मैं इसके बारे में और आपको बताऊं तो देखिए, बेसिकली बेंगलोर जो है वो स्टार्टअप कैपिटल है इंडिया का इस सर्वे के हिसाब से, और वहां पर जो है करीब 46 पोटेंशियल यूनिकॉर्न है। मतलब ये कि 46 कंपनियां ऐसी हैं जो यूनिकॉर्न बन सकती हैं, जिनमें यूनिकॉर्न बनने का जो है मादा है, दमखम है।
ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, सेकंड जो है हुरुन इंडिया के हिसाब से दिल्ली है, जहां पर 25 पोटेंशियल यूनिकॉर्न है, मतलब 25 कंपनियां यूनिकॉर्न बन सकती है। याद रखिए, $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यू जब कंपनी की हो जाती है, तो ऐसी 46 कंपनियां बेंगलोर में हो सकती है, दिल्ली में 25 कंपनियां हो सकती हैं, और मुंबई में 16 कंपनियां हो सकती हैं। तो ये टॉप 3 जो हैं वो सिटीज हैं यूनिकॉर्न्स के मामले में इंडिया में, ये आप याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई, टोटल कितने बन सकते हैं अगले 4 से 5 साल में या 2 से 4 साल में? 122 यूनिकॉर्न जो है वो बन सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। फ्रेंड्स, ये जो है बेसिकली लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है, ये आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये एक बहुत बड़ी महादानव मशीन है ना। ऐसे यहां पर मैं लिख देता हूं, महादानव मशीन। क्लियर है? अच्छा, महादानव जो मशीन है ये बेसिकली लार्ज हेड्रोन कोलाइडर कहलाती है, LHC कहलाती है। इज अ कॉम्प्लेक्स मशीन डिजाइन टू स्टडी पार्टिकल्स। कणों का अध्ययन, पार्टिकल्स का अध्ययन करने के लिए बनी है ना। पहला क्या है? कणों का अध्ययन या पार्टिकल्स का अध्ययन करने के लिए बनी है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, इन सब के लिए बनी है ये मॉलिक्यूल, कणों का अध्ययन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मशीन है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये कहां पर है, तो ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बॉर्डर पर है। अगर आपको पता है कि भैया ये मान लीजिए यूरोप है, और यूरोप में जो है यहां कहीं जर्मनी है और फ्रांस है। क्लियर है? और यहां पर जो है वो स्विट्जरलैंड है। तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बॉर्डर पर जो है बेसिकली यहां कहीं, है ना, स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बॉर्डर पर ये मशीन जो है वो लगाई गई है। और इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, तो लेंथ आपको बता देता हूं, ये है 27 किलोमीटर लॉन्ग, 27 किलोमीटर लंबी जो है वो ये बेसिकली मशीन है। और ये लूप जो है ये जमीन के नीचे 100 मीटर जो है, जमीन के नीचे 100 मीटर जो है ये पूरा सेटअप लगाया गया है। आप सोचिए कि ऐसा ये जो सेटअप है ये 27 किलोमीटर लंबा सेटअप है, और जमीन के नीचे 100 मीटर ये लगाया गया स्विट्जरलैंड और फ्रांस की बॉर्डर पर, है ना। ये न्यूक्लियर रिसर्च जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन की जो है ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो है वो रिसर्च कर रही है। बहुत सारे देशों के साइंटिस्ट इसमें लगे हुए, कणों का, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल, इन सब का जो है अध्ययन यहां पर किया जाता है, और उससे पता लगेगा कि भैया पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो बेसिकली लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में अब जो है वो खबर क्या आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये तो आप समझ गए ये मशीन के बारे में, है ना, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। इसमें जो है वो खबर ये आई है लार्ज हेड्रोन कोलाइडर के बारे में कि भैया ये जो लार्ज हेड्रोन कोलाइडर है इसमें प्रोटॉन का टूटना अब शुरू हो गया। यहां पर जो है बेसिकली ये आपको नली दिख रही है, ये बेसिकली एक ट्यूब होती है ना, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो EMF है जो इसमें रहता है, और उसके बीच से जो है फोटोन जाते हैं, और फोटोन जो है अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण टूटने लगे हैं। ये जो है इसमें नई खबर है। अच्छा, अब आपको बता दूं कि बेसिकली 2012 में यहां पर खोज हुई थी हिग्स बोसोन। अब हिग्स बोसोन जो है वो क्या होता है, तो आपको बता देता हूं, हिग्स बोसोन जो है उसको गॉड पार्टिकल भी बोला जाता है, गॉड पार्टिकल। क्लियर है? ये गॉड पार्टिकल की खोज जो है वो 2012 में हुई थी, और इसी मशीन में हुई थी। और अब जो है यहां पर क्या हो गया, प्रोटॉन टूटना भी शुरू हो गया। आप सोचो कि मॉलिक्यूल, फिर उसके जो है छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और प्रोटॉन का भी टूटना यहां पर शुरू हो गया। मतलब ये कि छोटे से छोटे कणों का अध्ययन यहां पर शुरू हो गया है ना। जिस समय ये प्रयोग शुरू हुआ था, एक जमाने में कहते थे कि साहब जब ये प्रयोग शुरू होगा 27 किलोमीटर लंबा है, जमीन के नीचे है, और इससे विस्फोट हो सकता है, धरती पे तबाही आ सकती है, भूकंप आ सकता है, प्रलय आ सकता है ना। तो काफी बड़ी जो है वो चर्चा में रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा गॉड पार्टिकल नाम क्या है, तो हिग्स बोसोन जो है गॉड पार्टिकल का नाम है। और यहां पर लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में भी क्या हुआ है, प्रोटॉन टूटना शुरू हो गया, प्रोटॉन जो है वो ब्रेक होना शुरू हो गया। और इससे क्या, किस चीज में मदद मिलेगी,
इससे पृथ्वी के उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत पता चलेगा कि छोटे छोटे कण निर्मित कैसे हुए, बने कैसे, कितना समय लगा, क्या परिस्थितियां रही, ये सब वो बताएगा। तो मैंने जो जो आपको बताया ध्यान रखिए। स्विस फ्रेंच बॉर्डर पर है, 27 किलोमीटर लंबा जो है ये प्रोजेक्ट है, जमीन के अंदर 100 मीटर है ना। लार्ज हेड्रोन कोलाइडर जो है वो बेसिकली इसे बोला जाता है LHC। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेट रैंकिंग फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब मैं आपको बता दूं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो 2013 में आया था। कब आया था? 2013 में। हिंदी में बोलते हैं खाद्य सुरक्षा अधिनियम। क्या बोलते हैं? खाद्य सुरक्षा अधिनियम बोलते हैं। और इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो बेसिकली भोजन का अधिकार, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ये सरकार की, ये देश की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, उसे भोजन कराने का, उसके पेट भरने का जो दायित्व है वो किसका है? सरकार का है, देश का है, प्रशासन का है। तो ये जो है वो कहता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसे NFSA बोला जाता है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी के मामले में अपने राज्य में सबसे बेहतर काम करने वाले जो है वो कौन है ना। मतलब ये कि खाना बांटने के मामले में, गरीबों तक खाना पहुंचाने के मामले में, राशन पहुंचाने के मामले, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पर सबसे बेस्ट काम कौन कौन कर रहे हैं। तो यहां पर बात हुई है, देखो सिंपल सी बात है कि जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें नंबर 1 पे है सरप्राइजिंगली उड़ीसा। उड़ीसा मतलब नवीन पटनायक जी का जो है वो प्रदेश है ना। बीजू जनता दल के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, काफी समय से वहां पर जो है मुख्यमंत्री है उड़ीसा में, है ना। और उड़ीसा को स्कोर मिला है 0.836, है ना, नंबर 1 पे है। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरा सरप्राइज यहां पर उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश में जो है फूड सिक्योरिटी का काम जो है बहुत बढ़िया हो रहा है। तो वो जो है दूसरे नंबर पर है फूड सिक्योरिटी के मामले में, खाद्य सुरक्षा के मामले में, परफॉर्मेंस में। और आंध्र प्रदेश जो है वो तीसरे नंबर के जो है उसमें आ रहा है। तो भैया ये उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये रैंकिंग हुई स्टेट्स की। अब बात करें स्पेशल स्टेट। स्पेशल स्टेट मतलब ये कि विशेष भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, कंडीशंस के कारण, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण कुछ राज्यों को स्पेशल दर्जा मिला हुआ है। जैसे कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा मिला हुआ है, या अगर बात करें असम या उस समय नागालैंड है हो गया, या मणिपुर, मिजोरम हो गया, इनको स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहां पर भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी विपरीत है और यहां पर कमाना, खाना जो है बहुत ज्यादा आसान नहीं है। इसलिए सरकार विशेष पैकेज, विशेष राहत जो है इन्हें देती रहती है, टैक्स में छूट देती रहती है, मदद एक्स्ट्रा देती है। तो स्पेशल स्टेट जो हैं उनमें नंबर 1 पे कौन है? तो भैया त्रिपुरा जो है इनमें नंबर 1 है, स्पेशल स्टेट का दर्जा हासिल है त्रिपुरा। किस मामले में नंबर 1 है? तो भैया नेशनल फूड सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने में, खाद्य सुरक्षा को लागू करने में, लोगों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाने में नंबर 1 है त्रिपुरा। दूसरे नंबर पे आता है हिमाचल प्रदेश और तीसरे पे है सिक्किम। अगर आप गौर से देखें तो तीनों जो है वो पहाड़ी इलाके हैं, तीनों ही जो है प्रकृति से, छटा से भरे हुए हैं। लेकिन एक और बात इसमें जो है वो ये भी है कि यहां पर रोजगार के जो अवसर हैं वो कम है ना। और इसीलिए यहां पर आप आसानी से सड़कें नहीं बना सकते, आसानी से ब्रिज नहीं बना सकते, आसानी से रेलवे ट्रैक नहीं बना सकते। डेवलपमेंट आसान नहीं है यहां पर पहाड़ी इलाकों में। तो इस वजह से इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया है। सरकार ज्यादा ध्यान देती है इन राज्यों का। क्लियर है? तो विशेष राज्यों में नंबर 1 पे त्रिपुरा है, दूसरे पे हिमाचल प्रदेश, तीसरे पे सिक्किम, और नॉर्मल स्टेट्स में नंबर 1 पे उड़ीसा है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो ये आप जो है वो याद रखेंगे। ठीक है, उड़ीसा, यूपी और एपी, फिर त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। किस मामले में? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के मामले में। ओके, चलिए लेके चलता हूं आपको अगली खबर की तरफ, और वो है परीक्षा संगम पोर्टल। भाई साहब, परीक्षा का नाम ही सुन के जो है थोड़ा सा गूज़बम्स तो आ ही जाते हैं। परीक्षा एग्जाम, परीक्षा संगम पोर्टल। लेकिन यहां पर जो है बेसिकली बात होगी किसकी? संगम की। परीक्षा संगम पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है which has been developed or established or launched by CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना। CBSE ने जो है परीक्षा संगम पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है ना। और इसका जो उद्देश्य है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं ये पोर्टल जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। गंगा, यमुना और यहां पर जो है बेसिकली इसे एक्सचेंज होना चाहिए था। और तीसरा पार्ट जो है वो क्या है? सरस्वती है। तीसरा पोर्टल ये जो है यहां पर आ गया। तो गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 जो है इसके हिस्से हैं। अच्छा, अब ये जो ऑनलाइन पोर्टल है इसमें गंगा वाला जो हिस्सा है वो स्कूल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अपडेट्स देगा।
यमुना वाला जो हिस्सा है वो रीजनल ऑफिस की इंफॉर्मेशन और कामकाज के लिए है, और जो सरस्वती वाला हिस्सा है ये जो है वो बेसिकली हेडक्वार्टर से रिलेटेड कामकाज देखेगा। मतलब ये कि अगर आप सीबीएसई के परीक्षा संगम पोर्टल पे जाते हो तो 3 टैब दिखेंगे, 3 हिस्से दिखेंगे, एक गंगा, एक यमुना, एक सरस्वती। गंगा मतलब स्कूल से रिलेटेड जानकारी आपको मिलेंगी, यमुना मतलब सीधा सीधा यहां पर आपको रीजनल ऑफिस से रिलेटेड सर्कुलर्स और जानकारियां मिलेंगी, और सरस्वती अगर आप टैब पर क्लिक करते हो तो हेडक्वार्टर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहां पर होंगी। तो ये 3 हिस्सों में बांटा गया ताकि बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है चलाया जा सके, बेहतर तरीके से जो है कामकाज किया जा सके। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्र सरकार की संस्था है जो कि जो है एजुकेशन में काफी समय से है हमारे यहां। कब से है सीबीएसई? तो भैया 1929 में 1929 में जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है स्थापित किया गया था 2 जुलाई 1929 को। अभी फिलहाल इसकी चेयरपर्सन है निधि छिब्बर। कौन है इसकी चेयरपर्सन? निधि छिब्बर जो है इसकी चेयरपर्सन है, और हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? दिल्ली में। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और चेयरपर्सन कौन है? निधि छिब्बर। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। सीबीएसई की चेयरमैन मैंने आपको बता दिया, चेयरपर्सन। उत्तर प्रदेश में एक फेस्टिवल शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश मैंगो फेस्टिवल। जी हां, योगी जी आपको दिख रहे हैं तरह तरह के आमों के साथ में, लेकिन ये आम आदमी नहीं है, आपको पता है ना। तो जो आम आदमी नहीं है वो आपको आमों के साथ दिख रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश का मैंगो फेस्टिवल है, आम महोत्सव जिसे बोला जाता है ना। और यूपी गवर्नमेंट इसे 2 जुलाई से 7 जुलाई को, मतलब इसी हफ्ते जो है ऑर्गेनाइज किया, जिस हफ्ते के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मतलब ये कि जुलाई का फर्स्ट वीक है ना। और ये कहां पर शुरू किया गया आपको याद होगा? तो लखनऊ में, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव जो है, आम फलों का राजा है। आम सुन के भाई साहब वो जो अंदर फील आया मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन ठीक है, आम जो है वो फलों का राजा है। और ये जो यूपी गवर्नमेंट है ऑर्गेनाइज कर रही है मैंगो फेस्टिवल। अच्छा, यहां पर एक अनाउंसमेंट ये भी हुआ है कि जितने भी आम यहां प्रदर्शनी में रखे जाएंगे तो इन्हें जो है बेसिकली एक ब्रांड टैग दिया जाएगा, वो होगा क्या? काकोरी ब्रांड। क्या दिया जाएगा? काकोरी। मतलब ये कि इस फेस्टिवल में जितने भी आम प्रदर्शित होंगे उन्हें काकोरी ब्रांड नाम का जो है वो टैग दिया जाएगा। अब काकोरी ब्रांड का नाम का टैग क्यों दिया जाएगा? तो आपको बता दूं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो आंदोलन की यात्रा थी आजादी के लिए, वो काकोरी कांड से ही शुरू हुई थी, जहां पर उन्होंने ट्रेन जो है वो अंग्रेजों के द्वारा चलाई जा रही उससे जो है सोना लूटा था, ताकि वो जो है वो आगे अपने कार्यक्रम चला सके और अंग्रेज सरकार की जो है नींद उड़ा सके, स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कर सके। तो वो काकोरी में जो लोग शहीद हुए थे, और उसके बाद भी जो लोग जो है उसके बाद आजादी के लिए शहीद हुए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वो सब जो है इनका उद्गम स्थल जो है माना जाता है वो काकोरी। तो इसलिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए काकोरी ब्रांड जो है उन आमों को, उन मैंगोस को नाम दिया जाएगा। ये जो महोत्सव है इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, जो कि सीएम है यूपी के, है ना। और आपको बता दूं कि फिलहाल आमों की बात हो रही है तो इंडिया, मतलब कि भारत जो है, दुनिया भर में जो आम की पैदावार होती है उसका लगभग 65%, मेरे हिसाब से 20 मिलियन टन जो है वो हम आम प्रोड्यूस कर रहे हैं। 65% दुनिया भर का 65% आम जो है वो भारत उत्पादन कर रहा है। मतलब आप समझिए कि सच में आम फलों का राजा है और भारत आमों का राजा है। क्लियर है? तो भारत जो है वो आम जो है प्रोड्यूस या उत्पादन करने में बहुत आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप में से हो सकता है किसी को ऐसे शिकायत हो कि सर जो है रुकते नहीं है। तो दोस्तों फ्लो बहुत बना रहता है, बातें आपसे करते करते, है ना, पढ़ाते पढ़ाते जो है एकदम खो जाते हैं, है ना। बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, रुकता हूं, लेकिन हाँ स्पीड हमेशा से ही ज्यादा रहती है, लेकिन कोशिश करता हूं इसे कंट्रोल करूं। लेकिन वो आपको बेहतर से बेहतर देने की जो है वो कोशिश जो है वो कभी भी रुकने नहीं देती है। और अगली जो हमारी न्यूज है वो है बेसिकली ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन नार्कोस जो है आपको बता दूं तो ये बेसिकली शुरू किया गया आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, है ना। आरपीएफ जो है रेलवे प्रोटेक्शन की फोर्स है। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज जो है बेसिकली आजकल नाम हो गया उसका। और आपको बता दूं कि ये जो है इसने नार्कोस ऑपरेशन शुरू हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि भैया यहां पर ड्रग्स की स्मगलिंग रोकी जा सके। क्या रोका जा सके?
ड्रग्स की स्मगलिंग यहां पर रोकी जा सके, जो कि ट्रेन के जरिए होती है। और आपको बता दूं कि आरपीएफ ने रिसेंटली नार्कोटिक्स जो है प्रोडक्ट कितने के, लगभग 7.25 करोड़ 7.5 करोड़ रुपए के नार्कोटिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो, या नशीले पदार्थ जो हैं वो जब्त किए हैं, रिकवर किए हैं ट्रेनों से, है ना। तो आरपीएफ जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है, ये जताने की कोशिश कर रहा है, ट्रेनों को ड्रग्स की सप्लाई का बहुत बड़ा जरिया बनाया गया है और उसी को खत्म करना चाहता है, उसी चेन को ब्रेक करना चाहता है आरपीएफ या रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, आपको और भी बताता हूं कि आरपीएफ ने पहले भी कई बहुत अच्छी अच्छी कोशिशें की हैं। इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय आरपीएफ, है ना। तो आरपीएफ ने जो इनिशिएटिव लॉन्च किए वो मैं आपको बता देता हूं। संजय चंद्र जो है बेसिकली से लीड करते हैं। तो ऑपरेशन पहल जो है फॉर रेस्क्यूइंग विक्टिम स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब जो मानव तस्करी होती है, लड़कियों को महिलाओं को जो बेच दिया जाता है, यहां से वहां व्यापार होता है, तो उसको रोकने के लिए, है ना, किडनैपिंग हो जाती है महिलाओं की, बच्चियों की, उसको रोकने के लिए बनाया गया ऑपरेशन पहल, महिलाओं और बच्चियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, है ना ये। अच्छा, दूसरा ऑपरेशन पैसेंजर सेफ्टी, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है आपको। ऑपरेशन पैसेंजर सेफ्टी बेसिकली पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए है। आपने देखा होगा कि आजकल हर प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेन के पास जब ट्रेन आती जाती रहती है तो वहां पर एक ना एक आरपीएफ का कांस्टेबल आपको खड़ा हुआ दिख जाता है ना। उसका ड्यूटी रहता है कि भैया पैसेंजर्स जब ट्रेन में चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है, उन्हें हर बार से खतरे से सतर्क करके रखना है। कितने सारे वीडियोस बहादुरी के आते हैं हमारे आरपीएफ के कांस्टेबल्स के, जहां दौड़कर जो है मुसाफिरों की जान बचा ली जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लापरवाही कर जाते हैं। तो हमें लगता है कि नहीं, हमें जल्दी से दौड़ के ट्रेन पकड़ लेना चाहिए, हमें लगता है कि अभी ट्रेन रुकी नहीं है लेकिन फिर भी हम उतर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रेन है ना। ट्रेन जो है वो कोई फीलिंग्स नहीं रखती है, ट्रेन जो है वो किसी का इंतजार नहीं करती, उसे जब जाना है वो जाती है और उसे जब आना है वो आती है, उसे जब रुकना है वो रखती है अपने टाइम से। आपको ट्रेन के हिसाब से टाइम मिलाना होगा, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कभी भी चलती हुई ट्रेन में नहीं चढ़ने का, और जब तक ट्रेन रुक ना जाए तब तक उतरने का नहीं, क्योंकि जिंदगी बड़ी कीमती है और मिलती एक बार है, और इसे आपको अपनों की भलाई के लिए, अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए लगाना है। इसलिए लापरवाही की भेंट मत चढ़ने दीजिए दोस्तों। आरपीएफ भी इसी संदेश के साथ जो है ये योजना या ये जो ऑपरेशन है वो लेके आई थी, ऑपरेशन पैसेंजर सेफ्टी। उसके बाद मेरी सहेली जो है, ये भी जो है बेसिकली महिला आरपीएफ कांस्टेबल्स को तैनात किया गया, ताकि ट्रेनों में महिला यात्री जो हैं, अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी है, अगर छेड़छाड़ से किसी घटना से वो गुजर रही हैं, तो वो इन्हें कंप्लेंट कर सकती है। हर स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर जो है अवेलेबल है, समय समय पर ट्रेन में भी गश्त करती रहती हैं, ताकि महिलाओं को एक संबल मिले कि भाई ना, मेरी सहेली जो है वो मेरे ट्रेन में मेरे साथ है ना, प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ है, और इसीलिए जो है आरपीएफ ने ये ऑपरेशन चलाया था। उसके बाद बात करूं तो ऑपरेशन लिटिल एंजल रेस्क्यू ऑफ अलोन चिल्ड्रन, जो अकेले बच्चे हैं, है ना, या तो गुम जाते हैं, भटक जाते हैं, छूट जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, ऐसे अकेले बच्चे जो रेलवे स्टेशन पे पाए जाते हैं, उनको रेस्क्यू करना, उनको अपने मां से मिलाना, पिताजी से मिलाना, अपने परिवार से मिलाना, ये जो है वो ऑपरेशन लिटिल एंजल का जो है वो उद्देश्य था। तो हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन नॉट इनिशिएटेड बाय आरपीएफ और इनिशिएटेड बाय आरपीएफ, इनमें से कौन सा है जो आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया एक ऑपरेशन है। तो आप बता सकते हैं कि भैया ऑपरेशन नार्कोस जो है, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, वो नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन पहल जो है वो महिलाओं और बच्चियों की जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग या तस्करी के लिए रोकने के लिए। उसके बाद फिर बात करें तो ऑपरेशन पैसेंजर सेफ्टी, है ना, पैसेंजर्स की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली जो है वो महिलाओं की स्पेशली सुरक्षा के लिए महिला कांस्टेबल्स को तैनात किया गया। और ऑपरेशन लिटिल एंजल, गुम हुए छोटे छोटे बच्चे जो स्टेशन पे पाए जाते हैं, उनको उनके घर पहुंचाने के लिए। तो ये जो है वो हमारी फोर्स काम कर रही है और हमें जो है बिल्कुल गर्व है, सलाम है इन पर, है ना। और हम में से भी बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और इन जो है जल्दी इन यूनिफॉर्म्स में जो है देखे जाएंगे। और आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोच के ही बड़ा अच्छा लगता है फ्रेंड्स, सोच के ही बहुत अच्छा लगता है। जो सपने हमने देखे हैं अगर वो पूरे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आप मेहनत जरूर करते रहिए उसके लिए। चलिए अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। पहली बात तो फुल फॉर्म याद कर लो अभी मेरे सामने, है ना। फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, डीपीआईआईटी, है ना। पहले जो है ये डीआईपीपी था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। पहले क्या था? पहले था ये डीआईपीपी,
पीपी, ठीक है। अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया है, डीपीआईआईटी। तो पहले था डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और अब जो हो गया है, राइट, जो आपको याद रखना है वो हो गया भैया ऐसा हो गया, ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ये नाम हो गया। डीपीआईआईटी जो इंडस्ट्रीज की प्रमोशन करता है, पॉलिसीज बनाता है, नीतियों बनाता है, उद्योगों के लिए नीतियां बनाना, उद्योगों का प्रमोशन करना है ना, उन्हें बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाना, ये सब डीपीआईआईटी का काम है। और डीपीआईआईटी ने जो है बेसिकली रैंकिंग जारी की है। अब किस चीज की रैंकिंग जारी की है, तो वो हम जानते हैं, स्टार्टअप रैंकिंग जारी की है। मतलब ये कि जो नए स्टार्टअप है ना शुरू हुए हैं, नई जो है वो बिजनेस शुरू किए गए हैं, खोले गए हैं, वो स्टार्टअप की जो है रैंकिंग जो है वो जारी की गई है। तो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट जो है स्टार्टअप के मामले, स्टार्टअप मतलब ये कि युवा जो है नए नए आइडियाज के साथ नए बिजनेस जो है वो शुरू कर सके, तो स्टार्टअप को माहौल देने के मामले में, वैसा स्टार्टअप का पर्यावरण इकोसिस्टम डेवलप करने के मामले में दो स्टेट हैं जो बेस्ट परफॉर्मर है ना। और वो दो स्टेट जो है वो कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, गुजरात और कर्नाटक। ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है फॉर डेवलपिंग इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स के लिए नए जो है वो उद्योग सेटअप करने के लिए जो बेस्ट वातावरण बना के रखा है वो गुजरात और कर्नाटक में बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर इसी कैटेगरी में कुछ आगे भी सम्मान है, अवार्ड्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। बेस्ट परफॉर्मर जो है यूटीज, अगर बात की जाए यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में, जो बेस्ट परफॉर्मर कैटेगरी में है, तो वो आप देखिए मेघालय जो है नंबर 1 यूटी है, फिर जम्मू कश्मीर और उसके बाद अंडमान निकोबार है। मेघालय, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार। फिर इसके बाद अगर बात करें तो कैटेगरी वाइज भी कुछ राज्यों को जो है वो अलग अलग सम्मान दिया गया। वैसे बेस्ट परफॉर्मर कौन है, गुजरात और कर्नाटक। यूटीज में नंबर 1 पे कौन है, तो यूटीज में मेघालय नंबर 1 पे, दूसरे पे जम्मू कश्मीर, तीसरे पे अंडमान निकोबार। बेस्ट एग्जिबिटर जो है वो कौन है, तो बेस्ट एग्जिबिटर मतलब जो सबसे अच्छा प्रदर्शन जिसने किया है जिस राज्य ने, तो गुजरात है। टॉप परफॉर्मर स्टेट्स में नंबर 1 पे कैटेगरी में केरला है, और लीडर्स कैटेगरी में जो है वो असम नंबर 1 पे। ये बेसिकली डीपीआईआईटी ने कैटेगराइज किए हैं अपने अवार्ड्स को, या ये कह लें कि अपने जो है कैटेगरी दी है रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो बेस्ट एग्जिबिटर मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता, दूसरा सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला, और फिर तीसरा लीडर्स कैटेगरी। तो बेस्ट एग्जिबिटर में गुजरात, फिर उसके बाद टॉप परफॉर्मर में केरला, और लीडर्स कैटेगरी में असम जो है वो नंबर 1 पे है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये देखिए भैया डीपीआईआईटी का कार्यक्रम, और अगली खबर है डिजिटल इंडिया वीक 2022। ये भाई साहब डिजिटल इंडिया का बोलबाला है आज चारों तरफ, है ना। सोचिए एक जमाना था कि जब हम बैंक में लाइन लगाते थे, आप तो नहीं लगाते होंगे लाइन, लेकिन आपके फादर मदर या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो जरूर, आप उन्होंने सुना होगा, सैलरी लेने के लिए 1 तारीख को बैंक में लाइन लगती थी। आप सोचिए पैसे निकालने जाना है तो कैश काउंटर पर लंबी सी लाइन लगी हुई है। आज वो दौर नहीं है। आज आप कहीं भी घर मोहल्ले में आसपास गलियों में जाके एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। सोचिए एक टाइम था कि एटीएम तक भी लाइन लगा के जो है पैसा निकालना पड़ता था, आज आप मोबाइल से पेमेंट कर सकते हो। आप याद कीजिए वो दौर जब आप पापा के बाइक के पीछे बैठे होते थे और गैस सिलेंडर आप पकड़े होते थे, लंबी लाइन लगती होती थी, पर्ची कटती थी गैस एजेंसी पे जाके। आज वो दौर नहीं है। अब आप ऑनलाइन बुकिंग कर देते हो, पेमेंट भी कर देते हो, सिलेंडर घर डिलीवर हो जाता है। याद कीजिए। अब रिजर्वेशन का वो दौर याद कीजिए जब ऑनलाइन बैंकिंग बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं थी, लोग इतना ऑनलाइन बैंकिंग यूज नहीं करते थे, ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते थे। रेलवे रिजर्वेशंस की लंबी लाइन, लंबी कतारें, आज सब खत्म हो गई। कोई नहीं जाता, ना के बराबर। अब सब घर बैठे बैठे मोबाइल से ही टिकट्स बुक कर लेते, अपनी यात्राएं, ट्रैवल, ये सब कर लेते। आप सोचिए कि पहले राशन कार्ड की धांधली, मारामारी जो है बहुत होती थी।
एक एक राशन कार्ड पे कई कई लोग राशन ले रहे हैं, फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं। आज आधार इनेबल्ड हो गया, डिजिटल हो गया। अब पहले अंगूठा लगता है, स्कैन होता है, उसके बाद राशन मिलता है। और इस डिजिटल इंडिया की बानगी देखिए कि अब एक राशन कार्ड से आप पूरी दुनिया में, आपने सुना होगा वन नेशन वन राशन कार्ड। इस डिजिटल इंडिया की देन है कि आप पूरे भारत में कहीं भी वो राशन कार्ड लेके जाइए। मान लीजिए आपका ट्रांसफर हो गया है, या कहीं और नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया है, कहीं और पढ़ने चले गए हैं, या परिवार जो है कहीं शिफ्ट हो गया है, तो आपको बार बार राशन कार्ड बदलने की जरूरत नहीं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस सेम रहता है, पैन कार्ड सेम रहता है, अब आपका राशन कार्ड भी सेम रहेगा। तो ये सब डिजिटल इंडिया की देन है भाई। डिजिटल इंडिया ने काम को बड़ा आसान बना दिया, बहुत आसान बना दिया। टैक्स भरना अब आसान हो गया, बिजली का बिल पे करना आसान हो गया, किसी को पेमेंट, कोई भी पेमेंट करनी है, खरीदारी, शॉपिंग कितनी आसान हो गई, घर बैठे लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो डिजिटल इंडिया जो है वो सेलिब्रेट करना तो बनता है। डिजिटल इंडिया वीक 2022 का जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, और प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घाटन किया है वो 4 से 9 जुलाई 2022 के बीच के लिए है ना। 4 से 9 जुलाई के बीच में देश में क्या मनाया जा रहा है? डिजिटल इंडिया वीक। आपसे पूछा जाएगा कि इस बार डिजिटल इंडिया वीक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो भैया गांधीनगर, बहुत सुंदर शहर है गांधीनगर। गांधीनगर में ही जो है बेसिकली अक्षरधाम मंदिर है, वो भी बहुत सुंदर है। तो गांधीनगर वो प्लेस है जहां पर डिजिटल इंडिया वीक जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है 4 जुलाई से 9 जुलाई तक, है ना। फिर इसके बाद ये बेसिकली जो भी डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम अभी सब होता है, ये सब एक प्लान के तहत है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो बनाया था 2006 में। आज जितना भी डिजिटलाइजेशन आप देख रहे हो, ई गवर्नेंस देख रहे हो, ये सब देन है इस प्लान की, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006। उसी के बाद से आधार को जो है वो बढ़ावा दिया गया। क्लियर है? अब तो याद रखेंगे डिजिटल इंडिया वीक, है ना, प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया 4 से 9 जुलाई गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट इन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, शॉर्ट में क्या बोला जाता है? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बोला जाता है इसे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें अपॉइंटमेंट हुआ था। अपॉइंटमेंट किसका हुआ भैया? चेयरमैन साहब का अपॉइंटमेंट हुआ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के चेयरमैन बने हैं टी राजा। कौन बने? टी राजा। और कितने वर्ष के लिए बने हैं? 2 वर्ष के लिए बने। अब अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न आता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है, तो आपको बता दूं कि बेसिकली 1975 में एक ग्रुप बना था G7। क्लियर है? G7 में फिलहाल जो देश हैं, जो 7 देश हैं, इनमें पहले रशिया हुआ करता था, अब रशिया नहीं है ना, उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, इसलिए रशिया को इस ग्रुप से हटा दिया। पहले ये G8 कंट्रीज होते थे, अब G7 है। तो G7 में भी देश कौन है? जर्मनी, फ्रांस, US, UK, जापान, कनाडा, इटली। जर्मनी, फ्रांस, US, UK, जापान, कनाडा, इटली, ये जो हैं वो 7 देश हैं। और ये जो G7 के देश हैं, इनकी पहल थी कि 1989 में इन्होंने बेसिकली FATF बनाया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना। ये ऐसी टास्क फोर्स थी जो किसको कंट्रोल करेगी, किसको टैकल करेगी? मनी लॉन्ड्रिंग को, काले धन को जो है वो सफेद में करने की प्रक्रिया, अवैध धन को वैध करने की जो है प्रक्रिया, सरकार को बिना बताए जो है और सिस्टम में पैसा लगाने वाली जो प्रक्रिया है, टैक्स ना जमा करना, वो सब पर जो है नजर रखने के लिए, ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया गया। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग में जो है एक और कैटेगरी जोड़ दी गई 2001 में कि भैया टेररिज्म में अगर काला पैसा लग रहा है, आतंकवाद शब्द भी जो है या आतंकवाद में लगने वाला काला पैसा भी जो है वो इसमें शामिल किया गया। तो आपसे पूछा जाए कि FATF में टेररिज्म वर्ड को कब शामिल किया गया, तो 2001 में, मतलब आतंकवाद के रूप में अगर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कोई देश पैसा लगा रहा है तो उसको भी जो है इसके दायरे में लाया गया। और आपको पता है कि पाकिस्तान जो है पिछले कई साल से FATF की ग्रे लिस्ट में है।
ग्रे लिस्ट मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, और ये बहुत ही शर्म की बात होती है। एक होती है ब्लैक लिस्ट, है ना। ब्लैक लिस्ट मतलब ये कि सिंपल सी बात है कि आपके साथ सारे लेन देन खत्म कर दिए जाएंगे, और दूसरी बात ये कि आप पर कार्रवाई भी की जाएगी, प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। ग्रे लिस्ट मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन हो। ग्रे लिस्ट इसलिए क्योंकि पाकिस्तान अभी तक भी संतुष्ट जो है करने वाली कार्रवाई आतंकवादियों के खिलाफ नहीं कर पाया। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है, या पैसे का उपयोग आतंकवाद को समर्थन करने में नहीं हो रहा है, इसके प्रॉपर सबूत नहीं दे पाया, तो इसलिए अभी भी ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ की। एफएटीएफ का हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स जो है वो पेरिस में है, आप याद रखेंगे, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का। तो आप एफ से फ्रांस, एफ से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फिलहाल इसमें 39 मेंबर्स हैं और इसमें भारत भी शामिल है ना, ये आपको याद रखना है। कितने सदस्य हैं इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, एफएटीएफ में जो है वो 39 मेंबर्स हैं, क्लियर है। और ये इसके मेन जो खबर थी वो ये थी कि भाई साहब ये टी राजा जो हैं वो क्या बने हैं, चेयरमैन बने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। आपको बता दूं टी राजा जो हैं वो सिंगापुर के रहने वाले हैं। कहां के हैं, मैं गलत लिख रहा हूं, सिंगापुर। टी राजा कहां के रहने वाले हैं, सिंगापुर के हैं, भारतीय मूल के हैं और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के चेयरमैन बने हैं। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है, भारतीय लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद फिर बात करें तो भैया राज्यसभा के नॉमिनेशंस हुए हैं। 4 बड़ी हस्तियां, 4 नोटेड पर्सनैलिटी फ्रॉम साउथ इंडिया, 4 जो बड़ी हस्तियां हैं, 4 जानी मानी हस्तियां हैं, उनको राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया है। अब वो जो है कौन कौन सी हस्तियां हैं, तो आपको बता दूं सबसे पहली बड़ी हस्ती जो है, हस्ती नंबर 1, और वो है, हंस भी रही है, तो वो है पीटी उषा। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, उड़न परी कहा जाता है, अर्जुन अवार्ड इन्होंने जीता, पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला हुआ है ना, केरला से बिलोंग करती हैं, है ना। तो भैया अगर आप देखो तो ये हो गया अपना क्या, केरला। तो इधर से कौन आ गई, पीटी उषा नंबर 1, है ना, पीटी उषा यहां पर आ गई। अच्छा, अब उसके बाद फिर दूसरे हैं इलैया राजा, म्यूजिक कंपोजर हैं और पद्म विभूषण भी इन्हें प्राप्त है, क्लियर है, और तमिलनाडु से बिलोंग करते, तो मतलब ये रहा अपना क्या, तमिलनाडु। तो भैया तमिलनाडु से दूसरी पर्सनालिटी है ये, इन्हें भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। अब बात करें तीसरा जो है भाई साहब वो है तीसरा जो नाम है वो है वीरेंद्र हेगड़े, स्पिरिचुअल लीडर हैं, धर्माधिकारी हैं, है ना, और ये जो है वो बेसिकली कर्नाटक से बिलोंग करते। कहां से बिलोंग करते, कर्नाटक से, है ना। तो ये जो है वो कर्नाटक से हो गए। ये तीसरा नाम जो है इनका है, और चौथे जो हैं वो हैं आपके वी विजय प्रसाद। ये स्क्रीन राइटर हैं, फिल्मों के लिए जो है कहानियां वगैरह लिखते हैं तेलुगु में और हिंदी में, और वैसे कम लोग इन्हें जानते हैं, मतलब जानते बहुत सारे लोग हैं लेकिन कॉमन नहीं है ये बहुत। ये जो बाहुबली के जो डायरेक्टर हैं एस.एस. राजामौली, इनके पिताश्री हैं ये, है ना। तो ये जो है इन्हें भी जो है वो राज्यसभा के लिए जो है नॉमिनेट किया गया है। तो ये 4 पर्सनैलिटी हैं और 4 राज्य हैं, मतलब ये कि केरला से हो गए अपनी कौन, पीटी उषा, है ना, और केरला के बाद अगर बात करें दूसरा, तो दूसरी चीज जो है वो है आपकी तमिलनाडु से जो है वो आपके इलैया राजा जो म्यूजिशियन है वो हो गया, और थर्ड जो है वो है आपके वीरेंद्र हेगड़े, ये रहे, और वी विजय प्रसाद जो है स्क्रीन राइटर हैं जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, है ना। तो ये जो है चौथी पर्सनालिटी हो गए। तो भैया पीटी उषा, इलैया राजा, वीरेंद्र हेगड़े और वी विजय प्रसाद, है ना, ये 4 पर्सनालिटी है, मतलब पूरा साउथ इंडिया कवर किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन्हें नॉमिनेट किया गया है। तो बेसिकली आप समझ रहे हैं कि पूरा साउथ जो है वो साधने की कोशिश कर रहे हैं, या पूरे साउथ में जो है बेसिकली थोड़ा सा वजन जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नो डाउट ये सब नोटेड और बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हैं जिनका राज्यसभा के लिए या राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकन हुआ है, नॉमिनेट हुए हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे बात करते भैया मिनिस्ट्री अफेयर्स, मतलब मंत्रालयों में क्या चल रहा है।
तो मिनिस्ट्री अफेयर्स में सबसे पहले बात होगी मैडम जी की, मतलब स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी टुक एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, है ना, मतलब अल्पसंख्यक मामलों के जो है मंत्रालय को जो है वो कौन संभाल रही हैं? स्मृति ईरानी संभाल रही हैं। स्मृति ईरानी माइनॉरिटी अफेयर्स, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को जो संभाल रही है। मुख्तार अब्बास नकवी जी जो है वो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो उनकी जगह जो है अभी एडिशनल चार्ज इन्होंने लिया। एडिशनल चार्ज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी भी ये जो है वो हमारे यहां महिला बाल विकास मंत्री तो हैं ही। अच्छा, महिला बाल विकास मंत्री ये हैं, और अब एडिशनल चार्ज इन्होंने कौन सा ले लिया है? माइनॉरिटी अफेयर्स, मतलब अल्पसंख्यक मंत्रालय। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय भी इनका ये हो गया, ठीक है, मतलब ये दो हो गए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाई साहब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, ग्वालियर के हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया टुक एडिशनल चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। इस्पात मंत्रालय या स्टील मिनिस्ट्री जो है वो इन्होंने लिया है ना, मतलब इनको मिला है, और उसकी वजह भी जो है वो ये है कि रामचंद्र प्रसाद सिंह जो है वो अब इनका कार्यकाल जो है राज्यसभा में समाप्त हो गया। इनका भी कार्यकाल जो है वो समाप्त हो गया था, मुख्तार अब्बास नकवी का, तो अब ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, आगे इनको और इनके नॉमिनेट नहीं किया गया, इन्हें आगे और दूसरे लोगों को नॉमिनेट किया जा रहा है। तो बेसिकली ये जो है रामचंद्र प्रसाद जो है इनका जो कार्यकाल समाप्त हुआ है और इनकी जगह पर आ गए हैं, या इनको जो है जो मंत्रालय मिला है वो कौन सा मिला है? तो वो मिला है भाई साहब, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, और ये पहले से जो है उड्डयन मंत्री हैं, बोले तो एविएशन मिनिस्टर है। स्टील मिनिस्ट्री मिली है, अभी एडिशनल चार्ज है, पहले से उड्डयन मतलब एविएशन मिनिस्टर है, ठीक है, मतलब एरोप्लेन वगैरह, और महिला बाल विकास मंत्री ये पहले से है, और अभी एडिशनल मिला है अल्पसंख्यक मंत्रालय। तो ये आपको एडिशनली इन्हें चार्ज मिला है, तो इसलिए एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अभी आने वाले समय में आप जो भी एग्जाम दें तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान स्टील मिनिस्टर कौन है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, और वर्तमान में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, तो स्मृति ईरानी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, हो स्टैच्यू ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू, है ना, स्टैच्यू ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू, आपको पता होगा कि जो है स्वतंत्रता सेनानी की माता जी के चरण वंदना जो है वो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी, है ना, और पीएम मोदी अनवेल्स 30 फीट स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर अल्लूरी सीताराम राजू, है ना। इनका जन्म जो है वो भीमावरम में हुआ था। भीमावरम की कौन सी डिस्ट्रिक्ट? ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पर जो है इनका जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश में पड़ता है ये जगह, और इनका जन्म कब हुआ था? 1897 में। स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है, और इनको श्रद्धांजलि देते हुए 30 फीट का स्टैच्यू जो है वो स्टैब्लिश किया गया है, और कहां पर किया गया है? भीमावरम में, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में ये स्टैच्यू है, आप याद रखेंगे। क्लियर है। और अल्लूरी सीताराम राजू, अब हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि अल्लूरी सीताराम राजू कौन है? लेखक है ना, आपसे पूछा जाएगा कि कोई पॉलिटिशियन है, या आपसे पूछा जाएगा कि कोई संगीतकार है, या आपसे पूछा जाएगा कि भैया स्वतंत्रता सेनानी का नाम है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है। क्लियर है। तो ये जो है वो भाई साहब अल्लूरी सीताराम राजू जो है, इनकी मूर्ति का जो है वो अनावरण 30 फीट की मूर्ति है, और भीमावरम में आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया। स्वयं नरेंद्र मोदी ने 1897 में उनका जन्म हुआ था। चलिए अब आगे बात थोड़ा सा और कर ली जाए। इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, मतलब भारत का सबसे बड़ा जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट है, फ्लोटिंग, तैरता हुआ। देखिए तालाब के ऊपर तैरता हुआ सोलर पावर प्रोजेक्ट है ना। अब ये जो तैरते हुए सोलर पावर प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये जो है बेसिकली अभी कुछ सालों से आया है, और इसका फायदा ये होता है कि तालाब ढका हुआ रहता है, इससे पानी का जो वेपराइजेशन है, वाष्पीकरण है, वो कम होता है ना। मतलब ये क्या होता है, भाप भर के, गर्मियों में ज्यादातर पानी भाप बन के उड़ जाता है, तो वो वाष्पीकरण रोका जा सकता है, तालाब ढके रहते हैं, पोल्यूशन जो है वो भी कम होता है पानी का। और दूसरी बात यह कि इतना बड़ा इलाका अगर सोलर पावर प्लांट के लिए जमीन पर यूज किया जाता है तो वो पूरी जमीन वेस्ट हो जाती है। अब चाहे तो उस जमीन पे खेती हो सकती है, पानी तो यहां इसके नीचे है ही,
क्लियर है? तो इसलिए तैरते हुए सोलर पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट जो है पूरी दुनिया में बड़े जोर शोर से जो है वो आगे बढ़ रहा है, और हमारा जो है वो दुनिया का एनटीपीसी का अपना सबसे इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो अभी शुरू किया गया, और उसका नाम क्या है? रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, है ना। रामागुंडम जो है वो जगह का नाम है, याद रखें आप, तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना। अच्छा, अब उसके बाद फिर कैपेसिटी जो है वो कितनी है उसकी? 100 मेगावाट है। मैंने आपको बताया रामागुंडम, है ना, सोलर पावर प्लांट है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, और इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया लार्जेस्ट, ये आप ये नहीं भूलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एनटीपीसी ने इससे पहले कुछ और भी जो है ऐसे ही अनाउंसमेंट किए हैं कि भाई ये भी जो है ऑपरेशनल हो गए हैं। तो ये भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। ये कौन सा है? कायमकुलम, केरला, है ना। और यहां पर ये क्या है? सिंहाद्री फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 25 मेगावाट का है, ये भी, ठीक है। तो ये जो सिंहाद्री सोलर पावर प्लांट है, कायमकुलम केरला सोलर पावर प्लांट है, और ये अब रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, ये तीनों जो है वो किसके हैं? एनटीपीसी के हैं। ये तीनों जो है वो एनटीपीसी द्वारा अनाउंसमेंट किया गया, और इसमें सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? वो है आपका रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। अच्छा, अब उसके बाद एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, आपको बता दें कि बेसिकली थर्मल पावर के लिए जाना जाता है, लेकिन अब सोलर पावर भी ये डेवलप कर रहा है ना। थर्मल पावर होता है कोयले से बिजली बनाना, बॉयलर्स के थ्रू बिजली बनाना, लेकिन एनटीपीसी अब क्या कर रहा है? अब जो है सोलर पावर जनरेट कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो एनटीपीसी जो है वो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1975 में, है ना, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में है, इंडिया में, आप याद रखेंगे। तो अभी की बड़ी न्यूज, इस वक्त की खबर जो है आप याद ये रख सकते हैं कि ये जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है जो 1975 में एस्टेब्लिश हुआ, इसने हाल ही में तेलंगाना में रामागुंडम जो है वो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का ऑपरेशन जो है वो शुरू करने का अनाउंसमेंट किया, जिसकी कैपेसिटी है 100 मेगावाट। क्लियर है? चलिए, ये डिस्कशन जो है वो आपको याद रखना है हर हफ्ते, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो पूछते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो पूछते रहते हैं कि भैया आपके ये जो वीडियोस हैं हम रेगुलर पढ़ रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियोस हमें अगर एक साथ देखने हो तो कहां मिलेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो है एक वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com। कौन सी वेबसाइट है? magnetbrains.com जो है, ये वेबसाइट आपको ओपन करनी है। ये ओपन होगा इस तरह से पेज, है ना, इंडियाज नंबर 1 100% फ्री, आप ये भी ध्यान रखिए भैया, 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। मतलब कभी कोई पैसा आपको नहीं देना है, पूरी पढ़ाई जो है वो आपको फ्री कराई जाएगी, है ना। और इस तरह से आपको जो है यहां पर ये टैब दिखेंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीबीएसई का जो है ना, केजी से लेकर जो है और 12 तक का जो है वो इंग्लिश, उसके बाद सीबीएसई हिंदी 7 to 12 है, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन, है ना, यूपीएससी की प्रिपरेशन, सीयूईटी की हो रही है, और आप कंपटीशन एग्जाम्स की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, नीचे टैब जो है वो सिलेक्टेड है इसका, और वो मैं आपको अभी बता देता हूं। देखिए ये, है ना, ये सीयूईटी भी हो गया, है ना। अच्छा, अब यहां पर जैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टैब सिलेक्टेड है, तो मतलब आप देखिए आरआरबी की प्रिपरेशन, रीजनल रूरल बैंक पीओ, रीजनल रूरल बैंक क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, ये सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री, निःशुल्क। क्लियर है? एक से एक फैकल्टीज जो है आपको पढ़ा रहे हैं, और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप एग्जाम के सामने जो है टैब पर आप क्लिक कीजिए, और आप यहां पर वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस जो है लाइन से आपको एक साथ जो है वो दिख जाएंगे। आगे भी मैं चाहे तो आपको बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, सारे वीडियोस एक साथ कहां मिलेंगे? तो इस तरह से देखिए नीचे जो है यहां पर ये ओलंपियाड, स्पोकन इंग्लिश, जैब कैब, और बैंकिंग इंश्योरेंस की प्रिपरेशन के लिए भी है। तो ये स्पेशली बैंकिंग के वीडियो है, मैथ्स का वीडियो है ना, रीजनिंग के वीडियोस आपके सामने हैं। तो इस तरह से आप यहां से वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोस जो है वो ओपन हो जाएंगे। ये स्पेशल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जब आप ओपन करोगे तो इस तरह से जो है सारे टॉपिक्स आपको देखेंगे, ऑल अबाउट बैंकिंग, है ना, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, सिविल सिलेबस ओवरव्यू है। दूसरा वीडियो जो है बैंकिंग हिस्ट्री, ऑल द फर्स्ट इन बैंकिंग, इसमें भी जो है 5 लेक्चर्स जो है मैंने आपको इसमें दिए हुए हैं। इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर में 8 लेक्चर्स जो है यहां पर दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स सारे कुछ वीडियोस जो है आपको मैग्नेट ब्रेन्स साइट पर जाने पर, magnetbrains.com पर जाने पर मिल जाएंगे। इसके अलावा एक
एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं कि आप अगर YouTube पर ज्यादा कंफर्टेबल हैं, YouTube पर जाना चाहते तो आप YouTube पर जाइए और वहां पर मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन सर्च कीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन का एक सेपरेट चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वहां पर आप जब मैग्नेट ब्रेन्स का कंपटीशन का चैनल ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट का आपको टैब दिखेगा। उस टैब पर आप क्लिक करेंगे तो सारे जितने भी सब्जेक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं उनके वीडियोस जो है प्रॉपर सीक्वेंस में लेक्चर वाइज आपको अवेलेबल रहेंगे। उम्मीद है आप इन गाइडलाइंस का फायदा उठाएंगे और तैयार रहेंगे जोरदार धमाकेदार तैयारी के लिए। तो फ्रेंड्स याद रखिए, पढ़ते रहिए, रेगुलर बेसिस पर हमारे साथ बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, क्योंकि हमारा एकमात्र उद्देश्य है आपका सिलेक्शन और हमारा सेटिस्फेक्शन। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए फिलहाल इतना ही, और ध्यान रखेंगे कि ये जो वीडियोस हैं वो इस तरह से आपको दिखेंगे, और हमारे इस प्लेटफॉर्म को आप शेयर करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।